हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं टी फार्मेसी का। सो द टाइटल ऑफ टुडेस एक्सपेरिमेंट इज इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स, दैट मीन्स डिस्पेंसिंग फार्मेसी लैबोरेटरी वर्क। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में हम जो लैबोरेटरी वर्क करने वाले हैं उससे हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, व्हाट आर द प्रायर कॉन्सेप्ट्स। तो प्रायर कॉन्सेप्ट्स में करिकुलम कंटेंट, स्कोप ऑफ वर्क, प्लानिंग एंड असेसमेंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है जैसे कि करिकुलम कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, जो आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसका स्कोप क्या है, प्लानिंग एंड असेसमेंट किस तरह से किया जाता है। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स टू मैनुअल और लैबोरेटरी मैनुअल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में न्यू कॉन्सेप्ट कौन से हैं जिससे आप डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। अब आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस पर आपको परफॉर्म करते वक्त कौन कौन से स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने हैं। तो उसमें आते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। मतलब सारे बच्चों में इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, मोटर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए एंड एटीट्यूड भी डेवलप होना चाहिए। लैब एटीट्यूड मीन्स बैड वाला एटीट्यूड नहीं, गुड वाला एटीट्यूड जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, देन ये जो आप डायग्राम दे रहे हैं, फ्लो वाला डायग्राम, तो इसमें लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़ें आप में डेवलप होनी चाहिए, इस तरह से दिखाया है। सो यू हैव टू डेवलप these attitudes, motor skills and intellectual skill after performing this laboratory experiment. Proposition 2, logical thinking. It is developed in student through system approach, content analysis and sequential planning of laboratory work. अगर आपके टीचर आपकी जो प्लानिंग होती है लैबोरेटरी वर्क की वो बहुत ही अप्रोप्रिएट करेंगे तो आप में लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगी। वो केस है क्योंकि अगर आपका सिलेबस लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंगली चल रहा है तो आप में सिस्टम अप्रोच ये लॉजिकल थिंकिंग जनरेट हो जाएगी, कंटेंट एनालिसिस भी आप कर पाएंगे एंड सीक्वेंशियल प्लानिंग होगी। तो आप में ये जो ऊपर वाले जो मैंने बताया ना कि ये इंटेलेक्चुअल स्किल, मोटर स्किल एंड एटीट्यूड वो भी डेवलप होते जाएगा। अब आपका ये जो मैनुअल है ना वो कुछ डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि ये स्किल्स आप में ऑटोमेटिकली अगर इस सीक्वेंस से जाएंगे तो डेवलप हो ही जाएंगे। टीचर्स को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देन प्रोपोजिशन 3 इज़ ओरिएंटेशन। तो उसमें आते हैं कोड ऑफ एथिक्स एंड करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड लैबोरेटरी कॉन्सेप्ट्स, आईएसओ क्वालिटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो कोड ऑफ एथिक्स एंड करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड लैबोरेटरी वाला जो टॉपिक है इसमें अलग से वीडियो बनेगी, बहुत ही वास्ट है ये। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, जो एथिक्स आपको फॉलो करने होते हैं लैबोरेटरी में वो होते हैं कोड ऑफ एथिक्स, जिसके बारे में आपके टीचर आपको डिटेल जानकारी देंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो अलग से बना के दूँगी ताकि आपको पता चले कि क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग या फिर लैबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होती है। मतलब आप लैबोरेटरी में वर्क तो करते हैं लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो ये अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। देन प्रोपोजिशन 4, लेआउट ऑफ लैबोरेटरी। आप जिस लैबोरेटरी में वर्क करते हैं उसका लेआउट क्या है। लेआउट मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है, आप वर्क कहाँ पे करते हैं, एंट्रेंस कहाँ से होता है, एग्जिट कहाँ से होता है, वेइंग कहाँ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो होता है लेआउट ऑफ लैबोरेटरी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेइंग एरिया विद प्रिस्क्रिप्शन बैलेंसेस। मतलब आप वेइंग कहाँ पे करते हैं केमिकल्स की, केमिकल स्टोर कहाँ पे करते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है, क्या उसमें वाटर एंड गैस सप्लाई आता है, अगर नहीं तो क्या उसके लिए कोई अलग सी स्पेस बनाई हुई है, स्टराइल एरिया कहाँ रहता है। तो ये जो चीज़ें होती है वो आएगी लेआउट में, लेआउट ऑफ लैबोरेटरी।
अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आपको क्या करना है, विच प्रोसीजर्स यू हैव टू बी फॉलो। सो रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन मैनुअल केयरफुली। जो चीज़ें आपको मैनुअल में बताई गई है, जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, तो उसे केयरफुली रीड करें। जो लेक्चर आपको आपके टीचर देते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में हो या फिर करिकुलम की फिलॉसफी के बारे में हो, ग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में हो, और या फिर आपके अंदर कौन से स्किल्स डेवलप होने चाहिए, इसके बारे में अगर आपके टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं तो उस लेक्चर को भी अच्छे से सुनना है। और लैबोरेटरी वर्क में टेंटेटिव प्लान के साथ उसे वर्क करना है। द टीचर शैल टेक द स्टूडेंट राउंड द लैबोरेटरी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। अब ये तो हर एक कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में होता ही है। जब आपका प्रैक्टिकल का फर्स्ट डे होता है तो टीचर क्या करते हैं, आपको साथ लेके पूरी लैबोरेटरी में एक राउंड देते हैं और आपको हर एक इक्विपमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये एपरेटस है, इसे इस तरह का इक्विपमेंट कहते हैं। तो क्या होता है, जो इक्विपमेंट एंड एपरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे आप इंट्रोड्यूस हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें लेवल का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये जो लेवल का फॉर्मेट है, ये फिजिशियंस से रिसीव हुआ जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर हमने ये लेबल का फॉर्मेट बनाया है। ये लेबल का फॉर्मेट मार्केटेड प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये खास कंपाउंडेड प्रिपरेशन के लिए है। क्योंकि ये जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी का सब्जेक्ट है ना हमारा, हमें पहले क्या करना होता है, कंपाउंडिंग करना होता है और उसके बाद में डिस्पेंस करना होता है, राइट। तो कंपाउंड करने के लिए हम इस टाइप का लेबल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मार्केटेड रेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, इस तरह की जो डिटेल्स होती है वो हम मेंशन नहीं करते। इसका फॉर्मेट अलग होता है। तो किस टाइप का फॉर्मेट होता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रिपरेशन दिया हुआ है, बोथ प्रिपरेशन में भी, सॉरी तो बोथ लेवल में भी। और उसके बाद डोसेज फॉर्म जो होता है वो मेंशन किया है, नेम ऑफ प्रिपरेशन एंड ये जो लेवल है ना, ये मिक्सचर का है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मिक्सचर। एंड ये है लोशन के लिए, इसे यहाँ पे लिखा है द लोशन। देन क्वांटिटी लिखी हुई है यहाँ पे 30 ml, यहाँ पे भी 30 ml। अब किसके लिए प्रिपरेशन बनाया है, सो फॉर ABC, नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम आएगा। अब यहाँ पे सैंपल के तौर पे दिया हुआ है ABC। देन रजिस्टर नंबर आएगा। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आते हैं कंपाउंडिंग के लिए, तो उसका अलग रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में आप नंबर नोट डाउन करेंगे, वही नंबर उस लेवल पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड किसके लिए बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। देन डिस्पेंस्ड बाय, किसने डिस्पेंस किया है, आपने डिस्पेंस किया है या फिर आपके स्टोर पे कोई और है उसने डिस्पेंस किया है, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप खुद के स्टोर पे काम करते हैं और आप अकेले ही वहाँ पे काम करते हैं तो आप अकेले का नाम मेंशन करेंगे। अगर आपकी एब्सेंस में किसी और ने बनाया है, मतलब किसी और फार्मासिस्ट ने बनाया है, तो आप उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सकता है कि एक मेडिकल पे 2 से ज़्यादा फार्मासिस्ट काम करते हो, तो आप उनके वहाँ पर आप यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। देन डेट, किस डेट को आपने ये प्रिपरेशन बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन रिक्वायर्ड स्टोरेज कंडीशंस, कौन सी स्टोरेज कंडीशन में आपको स्टोर करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन एडिशनल डायरेक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर इसके साथ कोई एडिशनल डायरेक्शन है, अब जैसे कि जो मिक्सचर होते हैं उन्हें शेक करना ज़रूरी होता है यूज़ करने से पहले, तो एडिशनल डायरेक्शन विल बी शेक वेल बिफोर यूज़, लोशन में भी शेक वेल बिफोर यूज़। देन डायरेक्शन ऑफ यूज़, किस तरह से यूज़ करना है, तो आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़ के लिए कौन से डायरेक्शन यूज़ करें। अब जैसे कि पिक्चर के लिए यहाँ पे है 1 टीस्पून फुल टू बी टेकन 3 times अ डे, 1 टीस्पून फुल दिन में 3 बार लेना है एक एक करके। तो ये हुई मिक्सचर की डायरेक्शन। देन यहाँ पे जो डायरेक्शन है, तो इट इज़ टू बी यूज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, जिस तरह से फिजिशियन ने बताया है उस तरह से ये लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल्ड में और एक डायरेक्शन लिखी हुई है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, तो ये है लेवल कंडीशन, इसे हम बोल्ड में लिखते हैं।
आप इसे रेड कलर में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अगर आप रेड पेन से लिखेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा डायरेक्शन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, LMN फार्मेसी मुंबई। यहाँ पे भी LMN फार्मेसी मुंबई। तो ये क्या है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, जहाँ पे डिस्पेंस किया है कंपाउंडिंग करके, उस प्लेस का नाम। अगर आपकी फार्मेसी की स्टोर है और आप वहाँ पे किसी को कंपाउंड करके डिस्पेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा LMN फार्मेसी मुंबई। यहाँ पे जो है वो आपकी कॉलेज का नाम आ सकता है क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट है। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपका खुद का फार्मेसी स्टोर बन जाएगा तो आप वहाँ पे उसका नेम मेंशन कर सकते हैं। देन नोट 1, अब ये जो एक्सप्लेनेशन अबाउट रजिस्टर्ड नंबर इज गिवन ऑन द पेज नंबर 10 ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड प्रोपोजिशन 2। अब ये जो रजिस्टर्ड नंबर है ना, ये जो रजिस्टर्ड नंबर है ना, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। जो आपका रजिस्टर होता है, जहाँ पे आपके पास कितने प्रिस्क्रिप्शन आए हैं और आपने कितने प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग करके दिए हैं, इसका रिकॉर्ड आपकी खुद के पास होता है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको लेबल पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको समझना चाहिए अगर किसी पेशेंट के साथ मतलब उसे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे जो नंबर लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपके जो रजिस्टर बुक होती है उसमें भी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई गलत पेशेंट आ गया है, वो कंटेनर लेके और बता रहा है कि आपने हमें ये प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंड करके दिया, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद ही बनाया है या फिर किसी और की स्टोर का है। तो इसीलिए रजिस्टर नंबर मेंशन होना ज़रूरी होता है। एंड देन नोट 2 इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन रेड। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये आप ट्रेडमार्क में भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चंस है, और हाँ, ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इस पे भी वीडियो बनाएं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैनुअल में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए बहुत सर्च करना पड़ता है। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो भी यहाँ पे आपको बताए हैं, डिस्कस करेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 सेट्स होते हैं क्वेश्चंस में, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। आपके टीचर्स जो ग्रुप आपको अलॉट करेंगे उसकी अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हम ये जो सेट होता है क्वेश्चन के, ये 1 बाय 1 देखने वाले हैं। मैंने तीनों सेट के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब ये जो इमेजेस है ना, ये सेट 2 में पूछा गया है। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर पर्पस। तो ये क्वेश्चन का आंसर बाद में देखने से पहले अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि आपका ये जो इमेज है उसके नीचे मैंने आंसर लिख दिया है। तो फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाली इमेज में क्या हो रहा है कि ये जो फार्मासिस्ट है ये प्रिपरेशन कंपाउंड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नेम द फॉलोइंग पिक्चर एंड देयर पर्पस। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है प्रिपरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि किसी पेशेंट को उसे डिस्पेंस करना होगा, इसीलिए फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग द प्रिपरेशन। देन नेक्स्ट इज मोर्टर एंड पेसल। ये जो आपको अपरेटस दिख रहा है ना, ये क्या है, मोर्टर एंड पेसल। किस लिए यूज़ करते हैं, ट्राइचुरेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इमेज इज सीव। सीव मतलब छन्नी। छन्नी किस लिए यूज़ की जाती है, साइज सेपरेशन के लिए। देन डिस्पेंसिंग बैलेंस, यहाँ पे आप क्या करते हैं, वे करते हैं। सॉलिड चीज़ें जो होती है ना, सॉलिड थिंग्स, उसे वे करते हैं। यहाँ पे ये होता है डिस्पेंसिंग बैलेंस। देन नेक्स्ट इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड्स को मेजर करने के लिए। 10 ml है, 2 ml है, 5 ml है, जो भी क्वांटिटी है आपकी उसे मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। देन इवेपोरेटिंग डिश।
इवेपोरेशन करने के लिए, अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को इवेपोरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इवेपोरेटिंग डिश। देन सपोजिटरी मोल्ड्स, इसमें क्या करते हैं, ये मोल्ड में हम लिक्विड सपोजिटरी जो मटेरियल होता है ना वो प्लेस करते हैं और इसे फ्रीजर में रखते हैं ताकि ये फ्रीज हो जाए और सॉलिड सपोजिटरी हमें मिले, राइट। देन दिस इज स्पैचुला। स्पैचुला किस लिए यूज़ करते हैं, जो केमिकल होते हैं ना, केमिकल मटेरियल, तो उसे कंटेनर से बाहर निकालने के लिए हम स्पैचुला यूज़ करते हैं। तो ये था, ये जो पिक्चर आपको दिया है ना उसका यूज़ मतलब पर्पस एंड उनके नाम, ठीक है। अब ये जो सेट 3 है उसके बाद हम डायरेक्टली आंसर्स देखने वाले हैं। तो ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू मोटर स्किल्स टू बी डेवलप्ड थ्रू दिस सब्जेक्ट। एंड इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो फार्मास्यूटिक्स 2 का डिस्पेंसिंग फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से मोटर स्किल्स डेवलप होगी, उसमें से कोई भी 2 मोटर स्किल्स आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मोटर स्किल्स लिखे हैं। फर्स्ट इज टू प्रिपेयर द फॉर्मुलेशन करेक्टली, to pack the preparation in the selected container and to label the preparation clearly for communicating to patient। तो इन तीनों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन ही था। थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द पैरामीटर्स ऑफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर इन द हिरार्की। तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें मैंने ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें कौन से पैरामीटर्स है, तो उसमें पैरामीटर्स है प्रॉब्लम, एप्लीकेशन, सेकेंड इज़ प्रोसीजर, थर्ड इज़ प्रिंसिपल, फोर्थ इज़ कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ इज़ फैक्ट। तो ये पैरामीटर आता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर की हिरार्की में। देन फोर्थ क्वेश्चन इज क्लासीफाई करिकुलम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट। जो करिकुलम होता है वो 2 टाइप्स के ग्रुप में, 2 सब्जेक्ट की ग्रुप में डिवाइड होता है, मतलब क्लासीफाई होता है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है कोर टेक्नोलॉजी। कोर टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपको, HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, PCP, देन HECP, देन PGY मतलब फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। ये आपको सब्जेक्ट आता है कोर टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में आता है टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। तो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में PNT, HCP, PS2, TSPM एंड PJ ये सब्जेक्ट्स आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिज़ाइनिंग द करिकुलम। ग्रुप ए उसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब करिकुलम में जॉब डिस्क्रिप्शन डिज़ाइनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो करिकुलम जो होता है ना आपका, उसे डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपने जो सीखा हुआ होता है वो इंडस्ट्री में काम आ सके, कंपनी में काम आ सके, तभी तो वो यूज़फुल रहेगा। मान लीजिए जो आपने सीखा हुआ है स्कूल्स में, कॉलेज में, उसका एक्चुअल जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है, आपने कुछ अलग ही सीखा है और आप कुछ अलग काम करने चले गए, तो इट वुड बी नन ऑफ यूज़। आपने जो स्किल्स यूटिलाइज मतलब बनाए हुए हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, तो उसका जो यूज़ है वो आपको कंपनी में काम करते वक्त होगा। तो आपका करिकुलम जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जो आपने स्किल्स डेवलप हुए हैं वो कंपनी में काम आ सके, ठीक है। द करिकुलम डिज़ाइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, defining time frame, and preparing and training materials in physical and digital formats. Ultimately, you will fill the company's skill and knowledge gaps by creating curriculum that will educate their employees। तो करिकुलम कुछ इस तरह से अगर डिज़ाइन किया जाए जो कंपनी के ग्रोथ में काम आ सके, तो उसके लिए आप टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, या फिर आपका करिकुलम किस तरह से बनाया जाएगा कि डिफाइनिंग टाइम फ्रेम में वो आपको ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सके, या फिर फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्म में वो अवेलेबल करा सके ट्रेनिंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस मेथड्स भी चेंज कर दी जा सके। तो इस तरह से करिकुलम डिज़ाइनर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जॉब में। देन ग्रुप 2
क्वेश्चन नंबर 1, गिव द लेआउट ऑफ योर लैबोरेटरी ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक ड्राइंग बनानी है जहाँ से आपको ये पता चले, मतलब किसी भी देखने वाले को पता चले कि आपकी लैबोरेटरी दिखती कैसी है, एंट्रेंस कहाँ पे है, वर्किंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, किस तरह पे किस जगह पे केमिकल रखे जाते हैं, पेइंग एरिया कौन सा होता है, इक्विपमेंट का कौन सा दूसरा एरिया है, स्टराइल एरिया कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको डायग्राम में मेंशन करनी होती है। अब इसका जो एग्जांपल है, मतलब हमारे कॉलेज की लैबोरेटरी कैसी है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम इसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो लेआउट होता है। आप अपनी लैबोरेटरी का लेआउट अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। देन क्वेश्चन 2, लिस्ट इक्विपमेंट्स इन लैबोरेटरी। तो आपके लैबोरेटरी में जो भी इक्विपमेंट है आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। हर एक फार्मास्यूटिक्स की लैबोरेटरी में हॉट एयर ओवन होता है, वेइंग बैलेंस होता है, ऑटोक्लेव, क्रिम्पिंग मशीन होती है, टैबलेट पंचिंग मशीन होती है। तो इसमें से कोई भी दो आप इक्विपमेंट लिख सकते हैं। लिस्ट 5 केमिकल्स प्रोवाइडेड ऑन केमिकल रैक। अब केमिकल रैक में जो भी केमिकल्स होते हैं तो उनमें से कोई भी 5 केमिकल्स आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं, जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, बीसवैक्स रहता है, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, टैल्कम पाउडर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एगार, ट्रागाकार्ब, मिथाइल सेलुलोज, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप कोई भी 5 लिख तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग इन द लैबोरेटरी। जब आप लैबोरेटरी में वर्क कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होनी चाहिए। तो इसका जो चार्ट होता है ना, वो हर एक लैबोरेटरी में होता है कि आपको ये प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। तो उसमें जो मेन प्रिकॉशंस होती है, जैसे कि अगर आप लैबोरेटरी में वर्क करने जा रहे हो तो आपको इस तरह से ड्रेसअप करना होता है। क्लीन क्लोथ आपको पहनने होते हैं, शूज़ पहनने होते हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे एक्सपोज होने से किसी केमिकल के साथ। जो हेयर्स होते हैं, अगर गर्ल्स के बहुत लॉन्ग हेयर है तो उसे टाई करना होता है। ज्वेलरी आपको पहननी नहीं होती है। और उसके साथ साथ आपको लैबोरेटरी में कुछ पीना या फिर खाना भी अलाउ नहीं है। च्युइंग गम तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बच्चों को आदत होती है च्युइंग गम खाते खाते बात करने की, काम करने की, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की, सो इट्स टोटली नॉट अलाउड। देन अगर लड़कियां हैं तो प्लीज़ लिप बाम या फिर कोई और कॉस्मेटिक सप्लाई ना करें लैबोरेटरी में। तो इस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। देन आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर पर्पस। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं कि मोटर पेसल होता है, फार्मासिस्ट कंपाउंड कर रहा है प्रिपरेशन को, उसके बाद होता है इवेपोरेटिंग डिश। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Then group C, why is it necessary for the pharmacist to wear clean lab coat, cap and hand gloves? तब में अब इसमें जो मेन पर्पस होता है लैब कोट या फिर कैप एंड हैंड ग्लोव्स पहनने का, कि हमारी बॉडी को जो हार्म होने वाला होता है केमिकल से वो हम प्रोटेक्ट कर सकें। और जब हम केमिकल हज़ार्ड से एक्टिव हैंडलिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन हो एक्सप्लोजन से, या फिर अदर इवेंट्स भी हो सकते हैं, एक्सीडेंटल इवेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं जो लैब में होते हैं। तो हमारा हेड, हाथ जो एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंटल एरिया से वो बच सके, तो इसीलिए हम लैब कोट, कैप एंड हैंड ग्लव्स पहनते हैं। देन वाई स्पून इज़ यूज टू टेक आउट द केमिकल्स फ्रॉम कंटेनर्स। जब हम कंटेनर से केमिकल बाहर निकालते हैं तो स्पून की यूज़ करते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवॉइड कंटामिनेशन। मतलब अगर हम हाथों से केमिकल्स निकालेंगे बाहर तो फर्स्ट इज़ केमिकल कंटामिनेट होंगे, एंड सेकेंड इज़ हमारे हाथ भी ख़राब हो सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हो सकता है केमिकल का। तो इसीलिए कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए एंड रिस्क अवॉइड करने के लिए हम स्पून यूज़ करता है। सेकेंड इज़ टू टेक आउट मिनिमल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। अगर हम हाथों से केमिकल्स बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्पून यूज़ करेंगे तो मिनिमल क्वांटिटी ही बाहर आएगी। नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ केमिकल्स। अगर हम हाथों से निकालेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी क्वांटिटी बाहर आ जाएगी एक ही बार में, और फिर वो वेस्ट भी हो सकती है। तो अगर हम स्पून यूज़ करेंगे तो मिनिमल क्वांटिटी बाहर आएगी और वेस्टेज भी कम हो जाएगा केमिकल का। तो इसीलिए स्पून यूज़ किया जाता है केमिकल्स अगर हम कंटेनर से बाहर निकाल रहे होते हैं तो।
देन थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो टिंचर के लिए, टिंचर का कौन सा एग्जांपल है? टिंचर ऑफ कटेजो। देन एक्सट्रैक्ट, लिकोरिस का एक्सट्रैक्ट। कलरिंग एजेंट, जैसे कि एमरल्ड सॉल्यूशन हम कलरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव कौन से है? जैसे कि बेंजोइक एसिड, पैराबेंस, पीएचए, पीएचडी। देन फ्लेवरिंग एजेंट, अगर फ्लेवरिंग एजेंट का आपको सिंपल एग्जांपल चाहिए तो वो है शुगर सिरप, स्वीट फ्लेवर होता है शुगर सिरप में। देन फोर्थ क्वेश्चन इज एज पर फार्माकोपिया डिफाइन कोल्ड, कूल एंड रूम टेम्परेचर। तो ये जो कोल्ड होता है तो वो क्या होता है? जिस भी चीज़ का टेम्परेचर लेस दैन 8 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 8 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर एक्सीड नहीं होता है, तो वो होता है कोल्ड कंडीशन। कूल मतलब क्या? एनी टेम्परेचर बिटवीन 8 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी टेम्परेचर का रीडिंग 8 से 15 के बीच में है, डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वो होता है कूल टेम्परेचर। अब 8 to 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 46 to 49 फ़ारेनहाइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं। देन रूम टेम्परेचर। अब ये जो रूम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? द टेम्परेचर प्रिवेलिंग इन अ वर्क एरिया। आप जिस वर्किंग एरिया में काम कर रहे होते हैं उस टाइम का उसका जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, okay, list the different materials used for making containers and learn about the problems arising with the use of those materials। अब कंटेनर बनाते वक्त कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और उन मटेरियल के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले जो मटेरियल यूज़ किया जाता है तो उसमें देख लेते हैं प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का जब मटेरियल यूज़ किया जाता है कंटेनर बनाते वक्त तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही पुअर है अराउंड द वर्ल्ड। सो इसीलिए जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है वो लैंडफिल्स एंड अप करते हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी काफ़ी हद तक ये अफेक्ट करता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन मेटल, अगर मेटल का कंटेनर है तो उसमें कोरोजन हो सकता है। तो some types of metal packaging such as steel are vulnerable to the effects of corrosion and which can cause the metal to deteriorate। metal का deterioration भी हो सकता है। then next is rubber। रबर में क्या होता है कि रबर को एक ऑफेंसिव ओडर होता है, तो पॉलीसल्फाइड मस्ट मिक्स बी accurately by weight or they will not work। पॉलीसल्फाइड रबर कॉस्ट हायर दैन लैटेक्स। रबर को क्या होता है? ऑफेंसिव ओडर होता है, इसलिए उसमें पॉलीसल्फाइड मिक्स किया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी में। लेकिन पॉलीसल्फाइड रबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होता है उसका, तो इसीलिए वो मतलब चीपर तो नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ ग्लास। ग्लास में क्या होता है कि ग्लास का वेट बहुत ज़्यादा होता है प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में, तो कस्टमर्स को बहुत हेवी वेट कैरी करना पड़ सकता है मेडिसिन के लिए, तो इसीलिए वेट इज़ अ प्रॉब्लम इन ग्लास कंटेनर्स। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर, व्हाई इट इज़ यूज टू डिस्टिल वाटर इन ऑल प्रिपरेशन, मतलब क्यों नेसेसरी है डिस्टिल वाटर यूज़ करना प्रिपरेशंस में। तो डिस्टिल वाटर जो होता है वो बेसिकली इनर्ट होता है, कोई भी उसमें केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकती अगर हम किसी चीज़ में उसे मिक्स करते, तो वो बेसिकली इनर्ट होता है। एंड दैट मीन्स नथिंग इज़ इन वाटर बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है। H2O, प्लेन H2O होता है डिस्टिल वाटर में, और कोई भी मटेरियल नहीं होता, मिनरल्स नहीं होते। तो डिस्टिल वाटर जो होता है वो क्या करता है? वो ऑर्गेनिक मैटर को कील कर देता है उसमें, और उसमें जो वाटर में प्रेजेंट होता है मिनरल्स उसे भी रिमूव कर देता है। प्लेन H2O यही होता है डिस्टिल वाटर। तो अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो इस टाइप का वाटर क्या करता है? वो एक आइडियल कंट्रोल एलिमेंट बन जाता है, जिसे हम लैबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए या फिर प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके बॉडी में जाने से कोई साइड इफ़ेक्ट आपको होगा नहीं। तो इसीलिए डिस्टिल वाटर हम प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों सेट्स देख लिए हैं। अभी आपको वो जो लैबोरेटरी का
लेआउट होता है वो दिखाना बाकी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है लेबोरेटरी का लेआउट। ये जो लेआउट है ये हमारे इंस्टीट्यूट में है, अभी के इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ से आप एंट्रेंस एंड एग्ज़िट ले सकते हैं। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे टीचर का टेबल होता है, और यहाँ पे होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म 1, वर्किंग प्लेटफॉर्म 2। दो ही वर्किंग प्लेटफॉर्म है, 20 का बैच होता है हमारे यहाँ पे। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म 1 में 10 स्टूडेंट होते हैं, 5 इस साइड पे, 5 इस साइड पे, और इस साइड पे 5 और इस साइड पे 5। तो इस तरह से वर्किंग प्लेटफॉर्म पे हम स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होता है वो होता है केमिकल। केमिकल के रैक यहाँ पे रखे हुए होते हैं और यहाँ पे सारी केमिकल अरेंज किए होते हैं। तो जो केमिकल आपको वे करने होते हैं तो इस वेइंग एरिया में आप उसे वे कर सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स रखे होते हैं, जैसे कि हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, कुछ मशीन्स होते हैं टैबलेट के, तो टैबलेट पंचिंग मशीन, क्रिम्पिंग मशीन, तो यहाँ पे वो रखे जाते हैं। यहाँ पे आकर आप हॉट एयर ओवन ऑन कर सकते हैं, ऑटोक्लेव कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है वो कम्प्लीटली इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स के लिए है। और यहाँ पे जाके अगर आपको स्टराइल प्रिपरेशंस बनाने हैं तो यहाँ पे होता है वे टू असेप्टिक एरिया। अब इस डोर से आप अंदर जाके वो स्टराइल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था जनरल फॉर्मेट ऑफ लेबोरेटरी लेआउट। आई होप कि आपकी इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही लेआउट होगा, क्योंकि ये जो लेआउट होता है ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। थोड़े से बहुत चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि केमिकल रैक एंड वेइंग एरिया के। बाकी ऑल जो इंस्टीट्यूट में फॉर्मेट होता है लेआउट का, तो वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर के बारे में जान लिया है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर सवाल को आंसर कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।